नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ सिविल सारथी में आपका स्वागत करता हूं। हम यूपी पीसीएस 2025 परीक्षा हेतु करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जनवरी, फरवरी और मार्च का करंट अफेयर्स पढ़ लिया है। आज हम अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, ये जो मैं आपको पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ, इसमें से एक भी सवाल पेपर में बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, आप पेपर देकर आइएगा और इस वीडियो में या तो इस पीडीएफ को देखकर आप क्लेम कर सकते हैं, इसमें से आपको 100% क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 100% क्वेश्चन। इस पीडीएफ को तैयार किया है लक्ष्य पीसीएस ने। आप इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इनके चैनल पर जुड़ सकते हैं, या तो 9696357422 इस नंबर पर कांटेक्ट कर भी आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल सारथी डबल आई है, ठीक है, सिविल सारथी पर जुड़कर भी हमसे सलाह मशवरा या बातें कर सकते हैं। आइए अप्रैल 2025 से करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। हमारे पास पहली न्यूज है, भारत में चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन में वृद्धि हुई है 33% की। सबसे ज्यादा अगर प्रमुख गंतव्य देखा जाए, सबसे ज्यादा चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन के लिए लोग कहाँ पर आए, तो दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में विदेश से इलाज करवाने के लिए लोग ज्यादा आए हैं। भारत का मेडिकल टूरिज्म उद्योग लगभग $9 मिलियन का है। ठीक है, जो सबसे पहले नंबर पे दिल्ली है, दूसरे नंबर पे मुंबई है, तीसरे नंबर पे चेन्नई है, चौथे नंबर पे हैदराबाद है। ठीक है, स्वास्थ्य पर्यटन में 33% की वृद्धि देखने को मिली है। पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, जैसा कि आप सभी को पता है, 22 अप्रैल 2025 को नापाक ने पहलगाम में आतंकवादी हमला किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम के पास 22 सरन घाटी में हमला हुआ है 5 से 6 आतंकवादियों द्वारा। 28 पर्यटकों की इसमें मौत हुई है, 20 से अधिक पर्यटक इसमें घायल हुए। ठीक है, भारतीय नागरिक सहित इसमें 2 विदेशी नागरिक भी थे। एक नागरिक यूएई का था और एक नागरिक नेपाल का था। ठीक है, जिम्मेदार आतंकवादी संगठन कौन सा? द रेजिस्टेंस फ्रंट, टीआरएफ। ये लश्कर तैयबा की एक शाखा है। हमले का तरीका क्या था? धर्म पूछकर और कलमा पढ़ने को कहकर मारा गया था जो कलमा नहीं पढ़ पा रहा था। इसके लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक बैठक आयोजित हुई थी 23 अप्रैल 2025 को। इसने निर्णय लिया था कि सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया जाएगा, अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को बंद कर दिया जाएगा, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा छूट योजना को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, और पाकिस्तानी रक्षा सलाहकारों को भारत से निष्कासित कर दिया गया था। ठीक है, इसका बदला लेने के लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। कब? 6 से 7 मई की रात को भारत द्वारा पाकिस्तान व पीओके में, ठीक है, पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर दोनों में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया था। ठीक है, टारगेटेड एकदम। इसका ऑपरेशन सिंदूर के बदले में पाकिस्तान ने चलाया ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस। पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के प्रत्युत्तर में चलाया गया मिसाइल और ड्रोन का प्रयोग करके भारत के कई ठिकानों पर हमला किया गया। ठीक है, सीज फायर की घोषणा की गई 10 मई 2025 को। अमेरिका बोलता है कि हमारी मध्यस्थता से हुआ, मोदी जी इसको स्वीकार नहीं करते हैं। अगला है वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल 2024। इसकी ये रैंकिंग जारी की है न्यूज वीक और स्टेटिस्टा द्वारा। दिल्ली का एम्स विश्व में 100 सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में शामिल हुआ है। दिल्ली एम्स का स्थान है 97th। दिल्ली में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के लिए पर्यटक भी आए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। दिल्ली एम्स का स्थान इसमें 97th है। 2024 में 113वां था, बहुत अच्छी बढ़त हासिल की है। शीर्ष स्थान यदि देखा जाए तो मायो क्लिनिक जो है यूएसए का, इसमें शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। आर्टिकल 355 इंपॉर्टेंट है। लागू करने की याचिका पर विचार किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में हिंसा के कारण। ठीक है, वक्फ संशोधन अधिनियम क्या है? वो केंद्र का एक अधिनियम है। अगर केंद्र के अधिनियम को राज्य नहीं मानता है तो 355 आर्टिकल के तहत वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यह केंद्र सरकार को राज्यों की सुरक्षा और संवैधानिक शासन सुनिश्चित करने का दायित्व देता है। 365 के तहत आर्टिकल 365 का यूज होता है जब क्या कहते हैं, राज्य केंद्र की बातों को मानने से मना कर दे, है ना। 355 का उपयोग होता है संवैधानिक शासन को सुनिश्चित करने के लिए, और 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आर्टिकल 356 से क्या संबंध है? तो आर्टिकल 356 के तहत, आर्टिकल 355 के तहत केंद्र को अधिकार है कि संवैधानिक व्यवस्था विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सके। न्यायिक समीक्षा 44वें संविधान संशोधन के बाद सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा कर सकता है, आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। संसद का अनुमोदन कितने दिन में चाहिए होता है इसको? संसद का अनुमोदन चाहिए होता है इसको 2 महीने में। 2 महीने में संसद का अनुमोदन कैसे? साधारण बहुमत से। 6 महीने करके 3 साल तक इसको लागू किया जा सकता है। 1 साल से ज्यादा लागू करने के लिए, इसके 1 साल से ज्यादा अगर राष्ट्रपति शासन यानी 356 कहीं पे लागू करना है तो क्या होना चाहिए? वहां पे या तो नेशनल इमरजेंसी होनी चाहिए, या तो इलेक्शन कमीशन मना कर दे कि वहां पे चुनाव नहीं कराया जा सकता। ठीक है, तभी 1 साल से ज्यादा तक वहां पे किसी राज्य में 356 लागू होगा। अब आगे अगर हम पढ़े रहे तो इमरजेंसी में आपको और बता दूं, 352 आर्टिकल 352 जो है उसको संसद का अनुमोदन कितने दिन में चाहिए होता है? संसद का अनुमोदन 1 महीने में चाहिए होता है विशेष बहुमत के द्वारा। ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर विशेष बहुमत के द्वारा उसको संसद से अनुमोदन चाहिए होता है। और इसको 6 महीने करके अनंत काल तक, जब तक चाहे तब तक 352 नेशनल इमरजेंसी लगी लगी रह सकती है। समझा? इसको हटाने के लिए बस खाली लोकसभा द्वारा नॉर्मल 50 लोग जाके भी क्या कहते हैं वहाँ पे राष्ट्रपति को बोल देंगे कि भैया नेशनल इमरजेंसी हटा दो, तो नेशनल इमरजेंसी हट जाएगी।
352 लागू करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या रिटर्न ऑर्डर चाहिए, ठीक है, कैबिनेट का एक रिटर्न ऑर्डर जाना चाहिए राष्ट्रपति के पास। हो गया। 360 में भी 360 आर्टिकल जो उसमें भी 2 महीने के लिए, 2 महीने के अंदर अंदर क्या करें, संसदीय अनुमोदन चाहिए। 352 बस खाली 1 महीने के लिए। तो ये सब जो बातें हैं आपको पता होना चाहिए, ताकि आप पॉलिटी के कॉमन कॉमन इजी सवाल को आप गलत ना कर सकें। आगे हमारे पास संक्रमण फैलाने वाले लापरवाह कृत्यों पर सजा का प्रावधान किया है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 2071 के तहत 6 माह की जेल, जुर्माना या दोनों ही सजा। प्रसिद्ध मामला नोएडा बिरयानी मामले से ये संक्रमण फैलाने वाले लापरवाह कृत्यों पर सजा देने का प्रावधान लाया गया। अगला है राज्यपालों की विधेयक स्वीकृति का निर्णय लिया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 पूर्ण आर्टिकल 142 का यूज करते हुए पूर्ण न्याय के तहत फैसला सुनाया है। तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा विधेयकों की स्वीकृति में विलंब और पुनः राष्ट्रपति को भेजने को संवैधानिक रूप से गलत ठहराया है, ठीक है। विधेयकों पर राज्यपाल के पास क्या विकल्प होते हैं, या तो स्वीकृत करेगा, या तो अस्वीकृत करेगा, या तो पुनर्विचार हेतु वापस भेज देगा, या तो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लेगा, ठीक है। अनुच्छेद 200 के तहत ये क्या कहते हैं, ये मतलब जो राज्यपाल इन पावर्स का यूज करता है, कोई पूर्ण या पॉकेट वीटो राज्यपाल के पास नहीं है राष्ट्रपति की तरह, ठीक है। राष्ट्रपति कोई भी विधेयक को चाहे तो अपनी पॉकेट में रख सकता है, तो जब तक वो अपनी पॉकेट में रखता है तब तक वो वीटो ऐसे बना रहेगा अनिश्चित काल तक के लिए, ठीक है। लेकिन राज्यपाल के पास पॉकेट वीटो जैसा कोई भी प्रावधान नहीं है, समझा। अगला है मृत्युदंड और फांसी 2024 रिपोर्ट जारी की अमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा। 2024 में वैश्विक फांसी की संख्या 1518 है, ठीक है। 2024 में कितनी फांसी दी गई, 1518 लोगों को फांसी दी गई है। फांसी की संख्या में वृद्धि हुई 32% की 2023 की तुलना में। सबसे ज्यादा फांसी कौन से देश में दी गई, तो ईरान में, फिर सऊदी अरब में, फिर इराक में। दुनिया में कुल दी गई फांसी का 91% हिस्सा कहाँ पर है, इन्हीं 3 देशों में है। भारत में 2024 में 165 नई मृत्युदंड की सजा तो सुनाई गई, लेकिन इस दौरान कोई भी फांसी नहीं दी गई। तो 2024 में भारत में एक भी फांसी नहीं दी गई। फांसी को समाप्त 145 देशों ने फांसी को समाप्त कर दिया है। जिम्बाब्वे 2024 में सामान्य अपराधों के लिए समाप्त कर दिया फांसी को, ठीक है। तो अगर सामान्य अपराधों के लिए अब हाल में सामान्य अपराधों के लिए फांसी को समाप्त करने वाला कौन सा देश है, तो जिम्बाब्वे। सुप्रीम कोर्ट जजों की संपत्ति सार्वजनिक घोषित करने का निर्णय लिया सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट मीटिंग में। वर्तमान और भविष्य के सभी जज सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपनी संपत्ति क्या करेंगे, सार्वजनिक करेंगे कि उनके पास कितने एसेट्स हैं, ठीक है। उद्देश्य है न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना। फैसले का कारण है दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के घर में नकदी मिली है, जैसा कि आपको पता ही है। उसके बाद है विश्व स्मृति रजिस्टर, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। 74 नए दस्तावेज धरोहर संग्रह को शामिल किया यूनेस्को द्वारा। वैश्विक स्तर पर कुल संग्रह इसमें शामिल कितने हैं, वर्ल्ड वाइड 570 है। अभी यहाँ पे 74 नए दस्तावेजों को शामिल किया गया है। भारत की भगवत गीता और नाट्य शास्त्र भी इसमें और की पांडुलिपियां जो क्या कहते हैं इसके अंदर विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल की गई हैं। भारत के इसमें कुल कितनी प्रविष्टियां हो गई, टोटल 14। अगली न्यूज हमारे पास विश्व धरोहर दिवस 2025 कब मनाया गया, तो 18 अप्रैल को। विश्व धरोहर दिवस 2025 18 अप्रैल को मनाया गया। इसका थीम था आपदाओं और संघर्षों से खतरे में विरासत, आइकोमोस की 60वीं वर्षगांठ की कार्यवाही से सीख, है ना। इसका थीम है आपदाओं और संघर्षों के खतरे में विरासत, आइकोमोस की 60 वर्षों की कार्यवाही से सीख। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को। इतिहास क्या है, पहली बार 1982 में आइकोमोस द्वारा प्रस्तावित किया गया था। 1983 में यूनेस्को द्वारा इसको मान्यता मिली थी। भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है, टोटल 40। पुथांडु 2025 को मनाया गया है 14 अप्रैल 2025 को तमिल नववर्ष के रूप में। तो तमिल नववर्ष को क्या कहते हैं, पुथांडु, ठीक है। पुथांडु 2025 का मनाया गया 14 अप्रैल 2025 को तमिल नववर्ष के रूप में। अब हमारे पास आर्थिक घटनाक्रम है। आर्थिक घटनाक्रम हम देखेंगे 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी इसका विलय हुआ है। शुरू कब, 1 मई 2025 से भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया वन स्टेट वन आरआरबी नीति के तहत, ठीक है। वन स्टेट वन आरआरबी नीति के तहत 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय हुआ है। वन स्टेट वन आरआरबी नीति की घोषणा कब हुई थी, सितंबर 2024 में वित्त मंत्रालय द्वारा, ठीक है। पहले कितनी आरआरबी थी, पहले 43 आरआरबी थी, अब घटकर कितनी हो गई है, 28, ठीक है। हर राज्य में एक आरआरबी बस खाली, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक। आरआरबी की कार्य क्षमता बढ़ाना, संचालन को सरल बनाना, लागत कम करना और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को मजबूत करना, ठीक है, उद्देश्य है। आरआरबी क्या कहते हैं, जो रूरल एरिया है जहाँ पे बैंक जो नॉर्मल बैंक से है ना वो पहुंच नहीं पाते, वहां पे आरआरबी पहुंचता है, ठीक है, और वित्तीय समावेशन को मजबूत करता है। 26 आरआरबी का राज्यवार विलय हुआ है। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक 4 आरआरबी का विलय हुआ है। यूपी और बंगाल में 3-3, ठीक है। यूपी में 3 और बंगाल में 3। तो यूपी अगर पूछा जाए कि वन स्टेट वन आरआरबी के तहत यूपी में कितने आरआरबी का विलय हुआ है, तो 3 आरआरबी का विलय हुआ है। बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान प्रत्येक में 2 आरआरबी का विलय हुआ है। प्रावधान यदि देखा जाए तो विलय आरआरबी एक्ट 1976 की धारा 23A1 के तहत हुआ है, ठीक है। आरआरबी एक्ट कौन सा, 1976। अब जो आरआरबी बनती है उसमें 3 लोग होते हैं, 3 लोगों की हिस्सेदारी होती है, एक केंद्र सरकार, एक प्रायोजक बैंक, एक राज्य सरकार, ठीक है। अब
इसमें क्या होता है, प्रायोजक बैंक, प्रत्येक नए आरआरबी का प्रायोजक बैंक एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होगा, जिसमें एसबीआई सबसे बड़ा प्रायोजक बैंक है, ठीक है। एसबीआई सबसे बड़ा प्रायोजक बैंक है, इसके बाद पीएनबी और कैनरा बैंक है, ठीक है। तो ये हमको पता होना चाहिए, सबसे बड़ा प्रायोजक बैंक आरआरबी का कौन सा है, एसबीआई, दूसरे नंबर पे पीएनबी है, तीसरे नंबर पे कैनरा बैंक है। स्प्रिंग 2025 पुअर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है विश्व बैंक ने। अत्यंत गरीबी में गिरावट देखी गई, यहाँ पे 16.2% जो गरीबी थी 2011-12 में, 2022-23 में घट के 2.3% हो गई है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक देखा जाए तो 53.8% था, वो घटकर 2022-23 में 15.5% हो गया। यदि प्रमुख राज्यों का प्रभाव देखा जाए तो यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश ने अत्यंत गरीबी में 2/3% की कमी का योगदान दिया, ठीक है। तो लगभग 66.66% का 66.66% का योगदान इन चार राष्ट्र में यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और एमपी ने दिया है। फिर भी ये राज्य देश की अत्यंत गरीबी का 54% हिस्सा रखते हैं, ठीक है। तो 54% हिस्सा इन्हीं राज्यों में गरीबी है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के पहले तिमाही में शहरी बेरोजगारी दर 6.6% तक गिर गई है, ठीक है। अगली न्यूज है हमारे पास, भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2025-26 का अनुमान। विश्व बैंक ने पहले 6.7% लगाया था, हमने पुरानी वीडियो में पढ़ा हुआ है। अब वो क्या कहते हैं, घटकर 6.3% हो गया, ठीक है। तो 0.4% की इसमें गिरावट देखी गई है। आईएमएफ के अनुसार पहले 6.5% था, अब घटकर 6.2% हो गया है। आरबीआई के अनुसार अभी भी 6.5% पर ये हमारी जीडीपी वृद्धि दर 2025-26 की बनी हुई है कि हमारी जीडीपी है इस रेट से ग्रो करेगी, ठीक है। सेफ गार्ड ड्यूटी लगाई गई केंद्र सरकार द्वारा स्टील आयात पर। 12% की ड्यूटी 200 दिनों के लिए लगाई गई है। अभी हमने पिछले मार्च के करंट अफेयर्स में एक डंपिंग शुल्क पढ़ा था, अब यहाँ पे क्या पढ़ा है, सेफ गार्ड ड्यूटी। सेफ गार्ड ड्यूटी किस पे लगी, स्टील आयात पर 12% की ड्यूटी लगी 200 दिनों के लिए। लागू हुआ 21 अप्रैल 2025 से। लक्षित देश है चीन और वियतनाम से आने वाले स्टील पर, ठीक है। उद्देश्य है सस्ते आयातों से घरेलू निर्माताओं को बचाना। अगली न्यूज हमारे पास, भारत का विदेशी मुद्रा फॉरेक्स बाजार, जो कि आपने देखा होगा कि पूछा गया था आरोग्य एग्जाम में, इसके ऊपर करंट अफेयर्स हमारा ये। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा बाजार के आंकड़े हैं $60 बिलियन 2024 में, ठीक है। $32 बिलियन था जो 2020 में, पिछले 4 वर्षों में वो डबल हो गया बढ़ के। दिसंबर 2024 का सवाल था, जिसमें 640 बिलियन डॉलर हमारे पास क्या है अभी, फॉरेक्स रिजर्व है। बीएसई 150 इंडेक्स लॉन्च किया है 17 अप्रैल को वित्त मंत्री द्वारा, बीएसई के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर। तो इस सवाल, अगर आप आरओ 2021 का सवाल देखेंगे, आरओ 2021 का पेपर, तो उसमें एक बार क्या कहते हैं एनएससी बीएसई सवाल पूछा गया था। इस बार हालांकि नहीं पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, यूपीपीसीएस में पूछने की टेंडेंसी है। तो बीएसई 150 इंडेक्स किसने कब लॉन्च किया, 17 अप्रैल को वित्त मंत्री ने बीएसई के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर, है ना। यह इंडेक्स शीर्ष 150 कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करेगा। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बीएसई। मेरे को अगर ध्यान आ रहा है तो आरओ 2021 में सवाल था कि सेंसेक्स में टोटल कितनी कंपनियां, तो सेंसेक्स में टोटल कितनी, 30 कंपनियां लिस्टेड हैं, ठीक है। भारत के निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि की आंकड़े जारी किए हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। भारत का कुल वस्तु और सेवा निर्यात 2024-25 में $820.93 था, इसमें 5.5% की वृद्धि हुई है। अब हो गई साढ़े जो 2023-24 में $778.13 बिलियन था, ठीक है। तो हमने कितना, $820.93 बिलियन का निर्यात किया है 2024-25 में। व्यापार घाटा हमको लगभग $283 बिलियन का है। कुल आयात हमने किया है $915.95 बिलियन का, और कुल निर्यात किया है $820.93 बिलियन का, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा घाटा चाइना के साथ है, लगभग $83 बिलियन के आसपास, है ना। सेवा क्षेत्र का निर्यात 12.45% बढ़कर $383.51 बिलियन हुआ है। हम सबसे ज्यादा निर्यात किसको करते हैं, तो यूएसए को, ठीक है। भारत ने मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी किए हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा। मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी किए हैं। मुद्रास्फीति 6 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति क्या है, मार्च 2025 में 3.34% है। अगस्त 2019 के बाद ये सबसे कम है, ठीक है। 5 साल बाद, इसीलिए आरबीआई ने 5 साल बाद आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट को घटाया है, ठीक है, 0.25 आधार अंक से। खाद्य महंगाई 2.69% है मार्च 2025 में, और सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति कितनी है, 3.34%, ठीक है। भारत में प्लास्टिक पार्क स्थापना हेतु योजना लागू की है। रासायनिक और पेट्रोकेमिकल्स विभाग द्वारा भारत में प्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा। घरेलू प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग की क्षमताओं को सुदृढ़ करना और तालमेल बैठाना इसका उद्देश्य है। 10 स्वीकृत प्लास्टिक पार्क है, जिसमें क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। प्लास्टिक निर्यात में भारत का स्थान 12वां है विश्व बैंक के अनुसार, ठीक है। प्लास्टिक निर्यात में भारत का स्थान कौन सा है, 12वां। अब हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आ जाता है। येलो सी कोरिया के वेस्ट सी है, मतलब ये कोरिया और ये चाइना है, इसके बीच में क्या है, यहाँ पे क्या है,
येलो सी है, ठीक है। यहाँ पे येलो रिवर भी आके गिरती है। तनाव का यहाँ पे तनाव उत्पन्न हुआ है दक्षिण कोरिया और चीन के मध्य। चीन द्वारा येलो सी में बिना पूर्व सूचना के स्थापित विशाल इस्पात संरचनाओं के द्वारा, ठीक है। येलो सी जो है इसमें चाइना ने क्या किया है, लोहे के मतलब लोहे की कुछ संरचना यानी पुल जैसा कुछ विशाल सा बना दिया है, और किससे, बिना पूर्व सूचना के, बिना कुछ बताए। तो दक्षिण कोरिया और चाइना के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया है। पीला सागर में चीन और दक्षिण कोरिया के विशेष आर्थिक क्षेत्र यहाँ है ना का ओवरलैपिंग क्षेत्र है, जिसे 2000 के समझौते के तहत अस्थायी समुद्र क्षेत्र घोषित किया गया है। तो येलो सी में क्या कहते हैं, तनाव उत्पन्न हुआ है। अगला है हमारे पास अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस की भारत यात्रा हुई थी 21 अप्रैल को, और 22 अप्रैल को क्या हुआ था हमारे ऊपर, पहलगाम में हमला हो गया था, ठीक है। पीएम मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की है जेडी वांस ने। भारत यूएसए व्यापार आंकड़े, यूएसए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2024 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग $129 बिलियन है। हमारा 2030 तक यूएसए के साथ व्यापार कितना, $300 बिलियन पहुंचाने का लक्ष्य है, ठीक है। द्विपक्षीय व्यापार कितना, $300 बिलियन। भारत का व्यापार अधिशेष है $45.7 बिलियन का। हमारा सरप्लस है, हम उसको निर्यात ज्यादा करते हैं, वहां से आयात कम करते हैं, जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। सिंधु जल संधि जो भारत ने रद्द कर दी है, सिंधु जल संधि अस्थायी रूप से निलंबित हुई 23 अप्रैल को भारत सरकार द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में। बीपीएससी में इससे रिलेटेड एक सवाल भी आया था 71वीं बीपीएससी का, अगर आपने पेपर देखा हो। मुख्य तथ्य है कि निलंबन के उपरांत पाकिस्तान को जल प्रवाह की पूर्व सूचना देना, जल डेटा साझा करना और परियोजनाओं के लिए अनुमति लेना आवश्यक नहीं रहेगा, ठीक है। पाकिस्तान पर प्रभाव क्या पड़ेगा, कृषि और खाद्य सुरक्षा में संकट उत्पन्न होगा। पाकिस्तान अपनी सिंचाई और पेयजल के लिए पश्चिमी नदियां जो सिंधु, झेलम और चिनाब पर निर्भर है, ठीक है। सिंधु, झेलम और चिनाब, सिंधु, झेलम और चिनाब, ठीक है, एसजेसी, इसे याद रखिएगा। पाकिस्तान ने इसे युद्ध करार दिया और शिमला समझौते को रद्द करने की धमकी दी, ठीक है। सिंधु जल संधि क्या है, जल बंटवारे की संधि है भारत और पाकिस्तान के मध्य। हस्ताक्षरित कब हुई थी, 16 सितंबर 1960 को कराची में। तो सिंधु जल संधि कब हस्ताक्षरित हुई, 19 सितंबर 1960। मध्यस्थता किसने करवाई थी, वर्ल्ड बैंक ने। सिंधु जल संधि इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। नदियों का बंटवारा कैसे होता है, जो पूर्वी नदियां हैं रावी, ब्यास और सतलज, इस पर पूरा नियंत्रण किसका होगा, भारत का, RVS, ठीक है। रावी, व्यास और सतलज, इस पे किसका पूर्ण नियंत्रण किसका होगा, भारत का। जो पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब, SJC, सिंधु, झेलम और चिनाब, इस पे पाकिस्तान का नियंत्रण होगा, ठीक है। रावी, व्यास और सतलज पूर्वी नदियां हैं, इस पे किसका नियंत्रण होगा, भारत का, ठीक है। तो अभी ये पूर्वी और पश्चिमी नदियों को लेकर बीपीएससी में सवाल पूछा गया था। भारत को पश्चिमी नदियों पर सीमित उपयोग जैसे कि सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, इसका क्या कहते हैं, अधिकार प्राप्त है। क्षमा प्रार्थी हूं मित्रों, पीछे मैंने एक डेटा गलत बता दिया है। यहाँ पे जो $500 बिलियन है, ठीक है। द्विपक्षीय व्यापार 2030 तक पहुंचाने का लक्ष्य कितना है, $500 बिलियन। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। अगला है सिंधु जल संधि, हमने डिस्कस कर ली। पूर्वी नदियां हैं रावी, व्यास, सतलज। पश्चिमी नदियां हैं सिंधु, झेलम, चिनाब। 19 सितंबर 1960 को लागू हुआ था, ठीक है। शिमला समझौता हस्ताक्षरित हुआ है 2 जुलाई 1972 को, शिमला हिमाचल प्रदेश में, भारत और पाकिस्तान के मध्य। 1971 के युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता बनाए रखने हेतु शिमला समझौता लागू हुआ था 1971 के युद्ध के बाद, जिसमें क्या हुआ था, इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो, यहाँ जुल्फिकार अली भुट्टो बाहर भारत आए थे शिमला में, और शिमला समझौते पर हस्ताक्षरित हुआ था। प्रमुख प्रावधान क्या है, विवाद समाधान, शांतिपूर्ण तरीके और द्विपक्षीय बातचीत से क्या होगा, विवाद का समाधान होगा। एलओसी को मान्यता दी गई, इसे एक तरफा बदलने की कोशिश नहीं होगी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का पालन होगा, ठीक है। पाकिस्तान ने कई बार समझौते का उल्लंघन किया, जैसे 1999 के कारगिल युद्ध में, ठीक है। तो शिमला समझौता क्या आपको पता चल गया, सिंधु जल संधि क्या है आपको पता चल गई, ठीक है। तो पेपर में कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, पेपर में सवाल सही करके आने हैं। इस बार का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, 750 प्लस वैकेंसी है, ठीक है। तो ये आपको मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी को एकदम एकदम नया रूप देना है, ठीक है। पीवाईक्यू सारे रट लीजिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। पीएम मोदी की सऊदी अरब की यात्रा हुई है 22 से 23 अप्रैल को। इसके ऊपर चार समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की दूसरी बैठक आयोजित हो रही है, ठीक है। भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की दूसरी बैठक आयोजित हुई है। पीएम मोदी की सऊदी अरब यात्रा के दौरान 22-23 अप्रैल को हस्ताक्षर कितने, 4 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। सऊदी अरब द्वारा भारत में $100 अरब की निवेश की घोषणा की गई, ठीक है। सऊदी अरब भारत में कितना, $100 अरब का निवेश करेगा। द्विपक्षीय व्यापार $42.98 बिलियन। ऊर्जा की आपूर्ति, सऊदी अरब भारत के कच्चे तेल और एलपीजी का तीसरा सबसे बड़ा आपूर्ति करता है, ठीक है। कौन से नंबर का है, तीसरा सबसे बड़ा आपूर्ति करता। पीएम मोदी का फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर स्टब से फोन पर वार्ता हुई 16 अप्रैल को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी हेतु रूस का समर्थन हुआ है, ठीक है। रूस हमेशा ही समर्थन करता है। जापान की जनसंख्या 14वें वर्ष लगातार
आई एम सॉरी दोस्तों। जापान की संख्या में 14वें वर्ष लगातार गिरावट आई है। 2024 में 12.30 करोड़ से लेकर 2023 में क्या थी, 12.21 करोड़। ठीक है, लगभग 9 लाख की गिरावट आई है, अब तक की सबसे बड़ी गिरावट। बुजुर्गों की संख्या जो है 75+ आयु वर्ग की, उसमें वृद्धि देखी गई है। कुल जनसंख्या का लगभग 17% हो गई है। कार्यशील आयु वर्ग 15 से 64 वर्ष की में कमी आई है। कुल जनसंख्या का लगभग 59.6%। दैट इज नॉट इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम, बस खाली नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। ओटावा कन्वेंशन से बाहर निकलने की घोषणा की है पोलैंड, फिनलैंड और बाल्टिक देशों ने। ठीक है, बाल्टिक देश कौन से? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ये बाल्टिक सागर है। यहाँ पे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया है, और यहाँ पे रूस का थोड़ा सा पार्ट निकला हुआ है। ठीक है, तो ये बाल्टिक कंट्रीज भी कभी कभी पूछ लेता है, तो बाल्टिक कंट्रीज कौन से? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, है ना। रूस से बढ़ते सैन्य खतरे के कारण क्या हुआ है, ये ओटावा कन्वेंशन से बाहर हो गए हैं। ओटावा कन्वेंशन 1997 में ओस्लो में शुरू किया गया था, लागू हुआ था 1999 में। उद्देश्य है एंटी पर्सनल लैंड माइन्स का पर प्रतिबंध लगाना। एंटी पर्सनल लैंड माइन्स क्या होते हैं? या किसी व्यक्ति की मौजूदगी, निकटता या संपर्क से विस्फोटित किया जा सकता है, और यह एक या अधिक व्यक्तियों को अक्षम, घायल या मार सकता है। ठीक है, जो लैंड माइन्स होते हैं जमीन में पीछे होते हैं। ओटावा कन्वेंशन के सदस्य 165 देश, कभी नहीं स्वीकार किया इसको। रूस, यूएसए, चीन, भारत और इजराइल ने इसको ओटावा कन्वेंशन को कभी स्वीकार नहीं किया है। तो भारत, याद रखिएगा, भारत ने भी ओटावा कन्वेंशन को कभी स्वीकार नहीं किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अब हमारे पास न्यूज आ गई है। नई एंटीबायोटिक्स उपयोग पर कड़े नियम बनाने का आग्रह किया है नियंत्रक जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई ने, शक्तिशाली एंटीबायोटिक्स के अनुचित और व्यापक उपयोग के लिए। ठीक है, सिप्टाजीडाइन एविबैक्टम का व्यापक दुरुपयोग हुआ है। तो भारत में जल्द ही सेफेरोकोल और सेफेपाइम जीडेबैक्टम बाजार में आएगी। इनका उपयोग पर नियंत्रण करना आवश्यक है। ठीक है, भारत में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक गंभीर समस्या बन चुकी है। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, कोई भी जुकाम हुई, एंटीबायोटिक खा लो, कुछ नहीं ठीक हो रहा है, एंटीबायोटिक खा लो। एंटीबायोटिक भारत के लोगों ने इतनी खा ली है कि अब एंटीबायोटिक ने भारत के लोगों के ऊपर असर करना ही बंद कर दिया है। ठीक है, तो भारत में एक गंभीर समस्या बन चुकी है। क्लोरोपाइरीफोस कीटनाशक प्रतिबंध की वकालत की है पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा डब्ल्यूएचओ द्वारा वर्गीकृत किया गया है। मध्यम रूप से खतरनाक के तहत प्रतिबंधित है 40 देशों में। स्वास्थ्य जोखिम, गर्भवती शिशुओं में न्यूरोटॉक्सिसिटी, अपरिवर्तित मस्तिष्क क्षति और प्रजनन संबंधी विकार होता है। ठीक है, क्लोरोपाइरीफोस कीटनाशक से। गोनोरिया रोग जो एक प्रकार का एसटीआई है ना, ये इलाज में प्रभावी साबित हुआ है। गेपोटिडासिन नाम नया मौखिक एंटीबायोटिक है। कौन सा? गेपोटिडासिन। ठीक है, गोनोरिया रोग के लिए एक नई मेडिसिन खोजी गई, गेपोटिडासिन, इंपॉर्टेंट है। यौन संचालित संक्रमण ये कारण होता है, एसटीडी एक प्रकार का ये। इसी कारण इसका कौन सा होता है? नेइसेरिया गोनोरोइड बैक्टीरिया। ठीक, कौन सा? नेइसेरिया गोनोरोइड बैक्टीरिया। खतरा होता है इससे बांझपन का, और एचआईवी संक्रमण का खतरा इसके बाद बढ़ जाता है। ठीक है, इससे गोनोरिया से एचआईवी होता नहीं है, पर एचआईवी संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर चालू होगा कलपक्कम तमिलनाडु में 2025-26 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ पर होगा? तो कलपक्कम तमिलनाडु में। भारत का पहला 500 मेगावाट क्षमता वाला पीएफपीआरए है ना, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसमें कौन सा ईंधन यूज होता है? प्लूटोनियम आधारित मिक्स्ड ऑक्साइड। ठीक है, कूलेंट की तरह इसमें कौन काम करता है? तरल सोडियम, लिक्विड सोडियम इसके अंदर कूलेंट का काम करती है। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता वर्तमान में 8.18 गीगावाट है। लक्ष्य 2031-32 तक 22.48 गीगावाट करने का। ठीक है, अगली न्यूज हमारे पास स्वदेशी सैटेलाइट नोजल डाइवर्जन विकसित किया इसरो द्वारा, आयातित किया है कोलंबियम की जगह लेगा। आयातित कोलंबियम की जगह लेगा ये स्वदेशी स्टेलाइट नोजल डाइवर्जेंट। ये एक मिश्र धातु है, कोबाल्ट आधारित। इसमें शामिल होंगे क्रोमियम, निकल, टंगस्टन और लोहा। ठीक है, तो स्वदेशी स्टेलाइट में कौन शामिल होगा? क्रोमियम, निकल, टंगस्टन और लोहा। प्रयोग कहाँ पर होगा? पीएसएलवी के चौथे चरण में प्रयुक्त तरल इंजन में इसका उपयोग किया जाएगा। टाइप 5 डायबिटीज की खोज हुई है, अलग स्वास्थ्य स्थिति के रूप में औपचारिक मान्यता दी है टाइप 5 डायबिटीज को इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन द्वारा, बैंकॉक में वर्ल्ड डायबिटीज कांग्रेस के दौरान। ठीक है, तो वर्ल्ड डायबिटीज कांग्रेस कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो बैंकॉक में। टाइप 5 डायबिटीज से प्रभावित कौन होता है? कुपोषित, दुबले पतले किशोर और युवाओं को। ठीक है, तो ज्यादा दुबला पतला भी नहीं होना है गाइस, ना ही ज्यादा मोटा होना है, एक ठीक शरीर बना के रखना है, एक्सरसाइज रोज करते रहना है। ठीक है, क्यू शील्ड लॉन्च किया है क्यूएनयू लैब्स द्वारा, भारतीय स्टार्टअप से क्यूएनयू लैब द्वारा क्या कहते हैं क्यू शील्ड लॉन्च किया गया है 14 अप्रैल को, विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर। तो विश्व क्वांटम दिवस का मनाया जाता है 14 अप्रैल को, उस दिन क्यू शील्ड लॉन्च किया है। क्यू शील्ड क्या है? यह एक क्वांटम सुरक्षित सुरक्षा मंच है। ठीक है, MK2A सिस्टम यह क्या है? तो लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम है। इसका सफल परीक्षण किया गया डीआरडीओ द्वारा कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। इसमें विशेषताएं 30 किलोवाट उच्च शक्ति वाली लेजर प्रणाली है इसके अंदर, मार्क 2A में
5 किलोमीटर तक ड्रोन दुश्मन के सेंसर और एंटीना को नष्ट कर सकता है। मार्क 2A वैश्विक स्थिति क्या है, भारत चौथा देश बन गया है, यूएसए, रूस और चाइना के बाद मार्क 2A सिस्टम डेवलप करने वाला, ठीक है। मतलब लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम डेवलप करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर का उद्घाटन हुआ है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा नागाटोप उधमपुर जम्मू कश्मीर में, ठीक है। हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर कहाँ पर हुआ है, नागाटोप उधमपुर जम्मू कश्मीर में, ठीक है। उधमपुर जम्मू कश्मीर में हुआ है। यह भारत का प्रथम उच्च ऊंचाई जलवायु अनुसंधान केंद्र है। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में स्थित है, 2250 मीटर की ऊंचाई पर। भारत का सबसे ज्यादा ऊंचा जलवायु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, उधमपुर जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसका उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान मंत्री ने किया है, थलाइवा मोदी ने नहीं किया, याद रखिएगा। जिन 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 चीज का उद्घाटन मोदी जी ने नहीं किया है उन चीजों का नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। जितेंद्र सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी की न्यूज आ गई हमारे पास अब, ठीक है। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की, वेट बल्ब तापमान पर जीवित रहने की नई सीमा का पुनर्विचार किया है हार्वर्ड विश्वविद्यालय और भारतीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। लगभग 31 डिग्री सेल्सियस तक, पहले क्या था 35 डिग्री सेल्सियस तक। वेट बल्ब तापमान गर्मी और आर्द्रता का संयोजन होता है, ठीक है। मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लागू किया है। पुडुचेरी, कराईकल और यनम में मछलियों को प्रजनन और पुनर्भरण करने की अनुमति देकर समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता बनाए रखना, ठीक है। तो 61 दिन तक क्या होगा, मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगेगा। अगला है नीलगिरी तहर जनगणना 2025 सर्वेक्षण की घोषणा हुई केरल और तमिलनाडु द्वारा। तमिलनाडु का राज्य पशु है नीलगिरी तहर। अब इसका सर्वेक्षण होगा, है ना। आईयूसीएन द्वारा इसको संकटग्रस्त घोषित किया है, ठीक है। नीलगिरी तहर क्या है, तमिलनाडु का राज्य पशु है, ठीक है। तो पूछ लेगा तमिलनाडु का राज्य पशु क्या है, जैसे पूछ लिया तभी बिहार का राज्य पशु क्या है बीपीएससी पेपर में। तो तमिलनाडु का राज्य पशु क्या है, नीलगिरी तहट। बिहार का राज्य पशु क्या है, बैल। सबसे बड़े रेयर अर्थ धातु भंडार की खोज हुई कजाकिस्तान के उद्योग और निर्माण मंत्रालय द्वारा, ठीक है। कजाकिस्तान में क्या हुआ है, कजाकिस्तान के कुरे कटिकोल साइट पर क्या हुआ है, सबसे बड़ा रेयर अर्थ धातु भंडार खोजा गया है। सबसे बड़ा रेयर अर्थ मटेरियल, ठीक है। रेयर अर्थ मटेरियल आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अगला है 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई 4 अप्रैल को, कहां पर, ब्राजील में। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक है, ठीक है। ये कौन सी पर्यावरण मंत्रियों की बैठक, कहां पर है, ब्राजील में। इस दौरान ब्रिक्स देशों से जलवायु वित्त के लिए 1.3 ट्रिलियन डॉलर जुटाने का आह्वान किया है भारत ने, ठीक है। कितना, जलवायु वित्त के लिए 1.3 ट्रिलियन डॉलर। अभी आज ही क्या कहते हैं, मैं ट्रंप जी की एक न्यूज देख रहा था और ट्रंप जी ने बोला कि ये जलवायु परिवर्तन वगैरह क्या है, सब फालतू है, फालतू की न्यूज, अफवाह फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। क्लाइमेट चेंजेस मजाक है, उसने बोला। यूएनएफसीसी का COP30 कहाँ पर आयोजित होगा, ब्राजील, बेलम ब्राजील में, ठीक है। बेलम बंदरगाह, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पुराना वाले वीडियो जाके फिर से आप रिपीट कीजिए अगर आप बेलम बंदरगाह कहाँ पर है ब्राजील में रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। बेलम बंदरगाह से क्या निर्यात किया जाता है अगर आप ये रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो पेपर निकालना दोस्त आपके लिए बहुत मुश्किल है। अगला है टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व परियोजना पर काम हो रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। बाघों की अनुमानित संख्या कितनी है, 3682 बाघ हैं। लगभग 30% आरक्षित क्षेत्रों से बाहर घूम रहे हैं, है ना। उद्देश्य है अभ्यारण्यों से बाहर बाघों की आबादी की निगरानी करना, शिकार को कम करना और मानव पशु संघर्ष का समाधान करना। टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व, है ना। भारत में बाघों की अनुमानित संख्या कितनी, 3682 बाहर घूमने वालों की होगी। अब आगे है हमारे पास रिपोर्ट और सूचकांक। आपको पता है कि एक या दो सवाल रिपोर्ट और सूचकांक से जरूर आता है, तो ध्यान लगा के सुनिएगा। पहला है हमारे पास एनुअल रैंकिंग्स ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स 2024 किसने जारी किया है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड ने। स्थापना हुई थी इसकी 1991 में। एशिया की स्थापना कब हुई, 1991 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मॉन्ट्रियल कनाडा में, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अगर आपको याद आ रहा हो तो मॉन्ट्रियल कनाडा में क्या है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, ठीक है। महानिदेशक इसका कौन है, जस्टिन एरबार्सी। और शामिल इसमें 2700 से अधिक हवाई अड्डे शामिल हुए हैं। दुनिया के शीर्ष सबसे व्यस्त हवाई अड्डे या यात्री श्रेणी में अटलांटा हवाई अड्डा सबसे ज्यादा व्यस्त है। उसके बाद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 10वें हमारा जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली वाला 10वें नंबर पे आता है, ठीक है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी एक और न्यूज, इसको सम्मानित किया गया था हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता पुरस्कार से लगातार 7वें वर्ष एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में, ठीक है। अगला है चौथा, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट IJR 2025 जारी किया है टाटा ट्रस्ट द्वारा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट किसने जारी किया है, टाटा ट्रस्ट ने, ठीक है। इसके 4 प्रमुख न्यायिक स्तंभ है, पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता, ठीक है। क्या क्या, पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता। इसका मुख्य तथ्य है 20.3 लाख पुलिस कर्मियों में वरिष्ठ पदों पर महिलाओं की भागीदारी कितनी है, 1000 से कम है। 20.3 लाख पुलिस कर्मियों में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, 1000 से कम है। जिला अदालतों में महिला जजों की संख्या 2025 में 38.3% है, तो 2017 से 8.3% की इसमें बढ़त देखी गई है।
यूपी में जेलें सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाली हैं, तो ठीक है, सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जेल कहाँ पर है, तो यूपी में है। बड़े और मध्यम राज्य यदि देखा जाए तो श्रेष्ठ प्रदर्शन करता कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु है, ठीक। निचले पायदान पर यदि देखा जाए तो पश्चिम बंगाल, यूपी, उत्तराखंड, झारखंड और राजस्थान है। निचले पायदान पर पश्चिम बंगाल, यूपी, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान है। श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है इसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। कर्नाटक रैंक 1 है 6.78 स्कोर के साथ, ठीक है, और आंध्र प्रदेश 6.32 स्कोर के साथ। निचले पायदान पर इसमें पश्चिम बंगाल है, यूपी है, याद रखिएगा, ठीक है। छोटे राज्य में शीर्ष प्रदर्शन करता है इसमें सिक्किम है 5.20 स्कोर के साथ, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय, सबके नाम याद रखने की जरूरत नहीं, कर्नाटक और सिक्किम के नाम याद रख लिए। सिक्किम छोटे राज्यों में और कर्नाटक बड़े राज्यों में, ठीक है। ओवरऑल श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है कर्नाटक है। भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश हैं, जबकि विधिक आयोग ने 1987 में प्रति 10 लाख लोगों पर 50 न्यायाधीश होने की सिफारिश की थी। तो न्यायाधीशों की संख्या अभी क्या है, कम है ना। ये सब आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर जेलों की क्षमता 18.5% से, मतलब जेल की जो क्षमता है ना, अगर जेल की क्षमता 100 है तो उसमें 118 कैदी, 118.5 कैदी बंदे, ठीक है। तो क्षमता से कितना, 18.5% अधिक। और सबसे ज्यादा जेल किसकी भीड़ भाड़ वाली है, तो यूपी की, है ना। अगला है हमारे पास पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 जारी किया है। पंचायती राज मंत्रालय ने पहली बार शीर्ष प्रदर्शन करता राज्य फ्रंट रनर इसमें देखा जाए, जैसे हमारा वहाँ एसडीजी की रैंकिंग जारी होती है ना, एसडीजी, वैसे क्या है पंचायत की एसडीजी जारी हुई है, पीएसडीजी, ठीक है। पंचायत की एसडीजी रैंकिंग जारी हुई है, इसमें गुजरात सबसे पहले नंबर पर, सबसे ज्यादा अचीवर श्रेणी वाले पंचायतें कहाँ पर है, गुजरात में है, दूसरे नंबर पर तेलंगाना में, ठीक है। अधिक संख्या में बेहतर मानक प्रदर्शन करने वाले राज्य में गुजरात है, उसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर तेलंगाना, ठीक है। शीर्ष प्रदर्शन करता है इसमें कौन है, गुजरात, और दूसरे नंबर पे आएगा महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे तेलंगाना, है ना। उत्तर प्रदेश का भी इसके अंदर इस फ्रंट रनर में कौन सा आता है, तो धनोरी, धनोरी ग्राम पंचायत कहाँ पर है ये, तो बक्सी के तालाब, है ना। बक्सी के तालाब में धनोरी ग्राम पंचायत है, किसमें आती है, फ्रंट रनर में, ठीक है। ये आपने याद रखने के, पेपर में छपने की एकदम आसार है, ठीक है। धनवरी ग्राम पंचायत, बक्सी के तालाब, फ्रंट रनर की श्रेणी में आती है पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में, ठीक है। याद रखिएगा इसको। उत्तर प्रदेश की केवल 3 ग्राम पंचायतें हैं जो फ्रंट रनर की श्रेणी में आती है, जिसमें सबसे हाईएस्ट स्कोर किसका है, धनोरी का। अगली न्यूज हमारे पास प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सूचकांक 2025 जारी किया है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड की स्थापना हुई थी 1964 में। इसका मुख्यालय है जिनेवा में। इसके सदस्य देश है 195। इसके महासचिव है रेबेका ग्रीनस्पैन, ठीक है। अंकटाड की स्थापना हुई थी 1964 में, मुख्यालय जिनेवा में है, सदस्य देश 195 है, महासचिव रेबेका ग्रीनस्पैन है। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के लिए तत्परता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है, 36वां, है ना। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के लिए तत्परता सूचकांक में भारत का स्थान है, नवाचार सूचकांक में फिर से बताना चाहता हूँ, भारत का स्थान 36वां है, 36वां। अगला है नोमेड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जारी किया है नोमेड कैपिटलिस्ट द्वारा। भारत और कोमोरोस का संयुक्त रूप से स्थान 148 है, ठीक है। 75 देशों में भारत की क्या है, पहुंच है। पाकिस्तान का स्थान 195 है। शीर्ष देश इसमें देखा जाए तो आयरलैंड है, ठीक है। फिर योजना और कार्यक्रम पूछने की टेंडेंसी हुई, तो योजना और कार्यक्रम भी इसके अंदर कवर्ड है। योजना कार्यक्रम देखा जाए तो कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन आधुनिकीकरण पहल को मंजूरी मिली है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। 2025-26 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उप योजना के रूप में, ठीक है। उद्देश्य है सिंचाई जल आपूर्ति का आधुनिकीकरण करना। कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम शुरुआत हुई 2015-16 में। केंद्र एवं राज्यों की हिस्सेदारी अनुपात 75-25 का। इसके अंदर उद्देश्य है खेतों तक जल पहुंचाना, ठीक है। अगला है महिला संवाद अभियान। शुरुआत हुई 18 अप्रैल को बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा पटना से। उद्देश्य है राज्य की महिलाओं को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना तथा सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम को मंजूरी मिली उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा। आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम कहां पर, उत्तराखंड कैबिनेट। महिला संवाद अभियान कहां से शुरू हुआ है, पटना में। ज्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना को मंजूरी मिली 28 मार्च को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला में भारत को आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण कार्यक्रम कब शुरू हुआ, 28 मार्च को। अवधि क्या है इसकी, 6 साल की, है ना। उत्तम चावल योजना 2025 को शुरू किया तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने। अनंत नगर योजना 2025 का शुभारंभ कहां हुआ है, यूपी के सीएम ने लखनऊ में। अनंत नगर योजना 2025 कहां शुरू हुई, यूपी के सीएम द्वारा लखनऊ में। कार्यान्वयन लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा। इसके तहत 1.5 लाख लोगों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। फिर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड की समावधि 2024-25 से 2028-29 तक है। 4 अप्रैल को इसको लॉन्च किया गया था केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित चयनित गांवों को समग्र विकास करना, ठीक है।
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकेंड, याद रखने का। नोडल मंत्रालय इसका गृह मंत्रालय कवर करेगा चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार से सटे गांवों को इसके अंदर कवर किया जाएगा। प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी 5 फरवरी 2023 को। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। समयावधि है 2022-23 से 2025-26 तक की। इसका उद्देश्य है सीमावर्ती गांवों के विकास को बढ़ावा देना, ठीक है, जो सीमा से लगे हुए गांव है। इसका प्रारंभ किया गया केबिथु गांव से। केबिथु गांव कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। भारत का क्या है ये बताइए, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, केबिथु गांव, जिसको देश के पहले गांव का दर्जा प्राप्त हुआ है, ठीक है। अभी देश का पहला गांव कौन सा है, केबिथु गांव। अगला है हमारे पास शून्य गरीबी फूड पहल का शुभारंभ हुआ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2025 जारी की है एम्बर द्वारा। 2024 में सौर पवन ऊर्जा उत्पादन में तीसरा स्थान किसका, भारत का, ठीक है। सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन में तीसरा स्थान किसका, भारत का। जर्मनी को पीछे छोड़ा हमने। भारत का योगदान कितना, 10%। तो हम कितने, सौर और पवन ऊर्जा में हम कौन से स्थान पर हो गए, ओवरऑल तीसरे स्थान पर, याद रखिएगा इसको। चौथे स्थान पर थे पहले। सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का रैंक इसमें तीसरा है, चाइना और यूएसए के बाद। पवन ऊर्जा उत्पादन में चौथा है, चाइना, यूएसए और जर्मनी के बाद, ठीक है। ओवरऑल हम कौन से स्थान पर आ गए, तीसरे स्थान पर। 2030 तक लक्ष्य है पवन ऊर्जा क्षमता 100 गीगावाट करना। गैर जीवाश्म ईंधन आधारित कुल क्षमता कितने, 500 गीगावाट करना, ठीक है। भारत ने महिला और पुरुष रिपोर्ट 2024 जारी की है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रमुख आंकड़े जारी किए हैं। शिशु लिंगानुपात 2014 से 20 तक शहरी 910 है, ग्रामीण 907 है, ठीक है। मतलब प्रति 1000 पुरुष पे 910 महिलाएं हैं शहर में और 907 महिलाएं हैं गांव में। मात्र मृत्यु दर यदि देखा जाए 2015-17 में 122 था, जो घटकर 97 हो गया है अब। साक्षरता दर 2017 में यदि देखा जाए तो पुरुष 84.7% साक्षर थे, महिला 17.3% साक्षर थी, ठीक है। लैंगिक साक्षरता अंतराल यदि देखा जाए तो न्यूनतम कहाँ पर है, केरल में, और अधिकतम कहाँ पर है, राजस्थान में, ठीक है। साक्षरता अंतराल मतलब पुरुष ज्यादा साक्षर है, महिला यहाँ पे, और महिला भी ज्यादा साक्षर है। राजस्थान में पुरुष ज्यादा साक्षर है, महिला कम साक्षर है। महिला श्रम बल भागीदारी दर यदि देखा जाए तो 2023-24 में 41.7% था, जो 2017-18 में 23.3%। तो इसमें क्या वो बढ़त देखी गई है महिला श्रम बल भागीदारी में। महिला श्रम बल भागीदारी कितनी होगी, 41.7% हो गई है। ट्रेंड्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 2002 से 2023 तक जारी किया संयुक्त राष्ट्र मातृता प्राकलन अंतर एजेंसी समूह द्वारा, ठीक है। मातृत्व मृत्यु दर सबसे अधिक कहाँ पर है, तो नाइजीरिया में, और दूसरे नंबर पे कौन आता है, हमारा भारत, और तीसरे नंबर पे कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य, चौथे नंबर पे पाकिस्तान। न्यूनतम मातृत्व मृत्यु दर कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में, और दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड में, ठीक है। अगला है पीएनबी का 131वां स्थापना वर्ष मनाया गया है 12 अप्रैल 2025 को। यह भारतीय पूंजी के साथ भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक था। स्थापना हुई 19 मई 1894 को लाला लाजपत राय द्वारा लाहौर में, ठीक है। पीएनबी की स्थापना लाला लाजपत राय द्वारा लाहौर में 19 मई 1894 को ही। पहली शाखा का संचालन 12 अप्रैल 1895 को किया गया। प्रथम अध्यक्ष थे इसके सरदार दयाल सिंह मजीठिया। इसका मुख्यालय है अब नई दिल्ली में। राष्ट्रीयकरण हुआ इसका जुलाई 1969 में। टैगलाइन है भरोसे का प्रतीक। भारत का दूसरे सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्य बैंक है एसबीआई के बाद, ठीक है। एसबीआई और पीएनबी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। आरआरबी का सबसे बड़ा प्रायोजक भी एसबीआई है, दूसरे नंबर पे पीएनबी, ठीक है। भारत का जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 2025-26 में आरबीआई ने जारी किया 6.5%। ये रिपीट हो रहा है, पहले 6.5% था, अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 राष्ट्रपति को मंजूरी मिली है 15 अप्रैल को। पारित हुआ है राज्यसभा से 26 मार्च 2025 को, लोकसभा से 3 दिसंबर 2024 को। निम्न बैंकिंग कानूनों में संशोधन हुआ है। आरआरबी एक्ट 1934 में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में, एसबीआई एक्ट 1955 में, ठीक है। बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 और 1980 में भी, ठीक है। प्रमुख संशोधन क्या किया गया है, बैंक खाता धारक अब 4 नॉमिनी जोड़ सकते हैं। लॉकर खातों के लिए सिर्फ संयुक्त नामांकन की अनुमति है, ठीक है। ज्वाइंट अकाउंट की सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दी गई है। सहकारी बैंकों के निर्देशकों का कार्यकाल 8 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है, ठीक है। सहकारी बैंकों के निर्देशकों का कार्यकाल इंपॉर्टेंट है, 8 साल से बढ़ाकर कितना, 10 साल कर दिया गया, ठीक है। इंडिया इस्पात 2025 कार्यक्रम आयोजित हुआ है मुंबई में। इसको संबोधित किया है थलाइवा पीएम मोदी ने। इंडिया इस्पात 2025 कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित हुआ है, मुंबई में। संबोधित किसने किया है, पीएम मोदी ने। लक्ष्य है 2030 तक उत्पादन क्षमता 179 मिलियन टन से बढ़ाकर 300 मिलियन टन करना, ठीक है। 2030 तक प्रति व्यक्ति खपत 98 केजी से बढ़ाकर 160 केजी करना। 2047 तक निर्यात 25 मिलियन टन से बढ़ाकर कितना, 500 मिलियन टन कर देना, ठीक है। विकसित भारत हो जाएंगे हम 2047 में। तो हमारा इस्पात कितना, 25 मिलियन टन से बढ़ाकर हमको निर्यात कितना करना है, 500 मिलियन टन कर देना है। और 500 बिलियन डॉलर क्या पढ़ के आए हैं हम, यूएसए के साथ द्विपक्षीय व्यापार। भूमिगत कोयला खनन के लिए पेस्ट फिन तकनीक लागू करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक उपक्रम बन गया है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, ठीक है।
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड दूसरा स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का आयोजन हुआ 3 से 5 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में। तो स्टार्टअप महाकुंभ कहाँ पर आयोजित हुआ? भारत मंडपम नई दिल्ली में। ये भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप इवेंट था। उद्देश्य था भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना। अब हम आ गए हैं राज्यवार घटनाक्रम में। स्टेट की न्यूज देखेंगे। पीएम कुसुम योजना प्लस पीएम सूर्य घर योजना का क्रियान्वयन में अग्रणी भूमिका निभाई यूपी ने। ठीक है, हम यूपी में अगर आप देख रहे होंगे, बाहर निकल रहे होंगे, देख रहे होंगे कि जो ई रिक्शा होता है ना, ई रिक्शा में सब जगह आजकल न्यूज चली है कि मतलब सोलर लगवाइए, सब्सिडी पाइए, फलाना ढिमका। तो पीएम कुसुम योजना और पीएम सूर्य घर योजना में अग्रणी भूमिका किसने निभाई है? यूपी ने। पीएम कुसुम योजना कब शुरू हुई थी? 2019 में। इसका उद्देश्य है कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देना। इसका लक्ष्य है मार्च 2026 तक 30.8 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, तो कुसुम योजना कृषि से रिलेटेड सोलर एनर्जी है, पीएम सूर्य घर योजना घर में सोलर एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना क्रियान्वयन में प्रथम स्थान मिला है यूपी को। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, उद्देश्य है इसका सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को औपचारिक स्वरूप देना और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना। ठीक है, बनारसी शहनाई और बनारसी तबले को जीआई टैग प्रदान किया गया है। बिहार की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा वंदे वंदे मेट्रो का उद्घाटन हुआ 28 अप्रैल को पीएम मोदी द्वारा मधुबनी के झंझापुर में वर्चुअल रूप से। ठीक है, ये किसको? जयनगर को पटना से जोड़ेगी। अमृत भारत ट्रेन सहरसा से मुंबई का भी शुभारंभ किया गया था। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको पता होना चाहिए। नमो भारत रैपिड रेल सेवा अहमदाबाद से भावनगर के बीच में, ये क्या है, इंटर सिटी कनेक्टेड मेट्रो रेल सेवा भी शुरू कर दी गई। उसका नाम भी नमो भारत वंदे नमो भारत क्या कहते हैं करके ही था कुछ। उसके बाद हमारे पास 9 टाइगर रिजर्व्स के लिए बफर जोन विकास की को मंजूरी मिली एमपी कैबिनेट के द्वारा। तो ये एमपी के लिए इंपॉर्टेंट है। एमपी में टाइगर रिजर्व की संख्या टोटल 9 है। 9वां टाइगर रिजर्व बन गया है माधवा नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व में 10 मार्च को परिवर्तित किया गया। ठीक है, तो भारत में टोटल कितने 58 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। माधवा और रतापानी दोनों एमपी में 57-58। 6 गिद्धों को पहली बार जंगली वातावरण में छोड़ा गया है मध्य प्रदेश के वन विभाग द्वारा। सबसे ज्यादा गिद्धों की संख्या भी कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, गिद्धों की जनसंख्या सबसे ज्यादा गिद्ध कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। प्रस्तावित संविधान पार्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चिन्हित स्थल का निरीक्षण किया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा। प्रस्तावित कहां पर है? कोटा राजस्थान में क्या बनेगा? संविधान पार्क बनेगा। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना की घोषणा हुई छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन लिमिटेड द्वारा कोरबा जिले में। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्शन आईएसए के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया मॉरिशस, बांग्लादेश, भूटान, क्यूबा के बाद किसने? मॉरिशस ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए स्थापित कब हुआ था? 2015 में भारत फ्रांस द्वारा। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में। उद्देश्य है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क आईएसए और सदस्य देशों के बीच मध्यम और दीर्घकालिक सहयोग को सक्षम बनाता है। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन आयोजित हुआ है 12 से 14 अप्रैल तक नामची सिक्किम में राजा पर्यटन विभाग द्वारा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन कहाँ पर? नामची सिक्किम में आयोजित हुआ है 12 से 14 अप्रैल तक। उद्घाटन किसने किया है? सीएम प्रेम सिंह तमांग ने। थीम है सिक्किम के 50 वर्षों का जश्न। उद्देश्य है स्थायी पर्यटन रणनीति का चर्चा करना। अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन नामची सिक्किम 12 से 14 अप्रैल। नवीनीकरणीय ऊर्जा संचालित विश्व की पहली राजधानी कौन होगी? अमरावती, आंध्र प्रदेश। ये क्या बनेगी? बस खाली टोटल रीन्यूएबल एनर्जी से चलेगी अमरावती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। रीन्यूएबल एनर्जी से चलने वाली विश्व की पहली राजधानी कौन है? तो अमरावती, आंध्र प्रदेश। 2050 तक शहर का लक्ष्य है जीवाश्म ईंधन का शून्य निर्भरता है। ठीक है, अनुसूचित जाति वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बन गया है और दूसरा हरियाणा। अधिनियम क्या है? एससी आरक्षण अधिनियम 2025 के तहत एससी उपसमूह के बीच लोगों का समान वितरण सुनिश्चित करना। जैसे जो कास्ट के अंदर कास्ट होता है ना, उसको एससी उपसमूह वाला बनेगा। ठीक है, धारावी पुनर्विकास परियोजना जो बहुत दिन से अटकी हुई थी, मुंबई को झुग्गी मुक्त बनाने की धारावी पुनर्विकास परियोजना चालू की गई है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। इसका टेंडर किसको? अडानी को मिला है ना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहां पर हुआ? लखनऊ में। सांसद खेल महाकुंभ कहां पर आयोजित हुआ है? लखनऊ में। ठीक है, और यूपी की शून्य गरीबी योजना का नाम रखा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर। यूपी की शून्य गरीबी योजना का नाम किसके नाम पे रखा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे। ओएनजीसी द्वारा गंगा बेसिन में तेल भंडार की खोज हुई। बलिया उत्तर प्रदेश में तेल तेल मिलने की बात हुई है। ठीक है, जापानी कंपनियों के सहयोग से हैदराबाद की इको टाउन की कैसे हटाओ है। ये पीएम मोदी द्वारा विजिंझम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहां पर हुआ? तिरुवनंतपुरम, केरल में।
ठीक है। विजिंझम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम केरल में। भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में शीर्ष राज्य कौन सा है? राजस्थान। ठीक है। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? केरल। ठीक है। संपूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर राज्य कौन है? केरल। अब संक्षेपण पे आ जाते हैं। कोरी बुकर अमेरिका की न्यू जर्सी में डेमोक्रेट सांसद हैं। सीनेट में सर्वाधिक समय भाषण देकर इतिहास रचा इन्होंने, कोरी बुकर ने। 2025 के प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की टाइम्स पत्रिका द्वारा। डोनाल्ड ट्रंप इसके अंदर आते हैं। ठीक है। और टाइटन यदि देखा जाए तो एलोन मस्क, टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ है, इनको मिला है। सेरेना विलियम्स को मिला है, ये टेनिस चैंपियन से उद्यमी है। मार्क जुकरबर्ग को मिला। ठीक है। इस वर्ष की सूची में कोई भी भारतीय नागरिक इसमें शामिल नहीं है, टाइम्स पत्रिका में। शबाब इस्तीफा दिया विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष पद से। ठीक है। ये विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक है। क्लास शबाब इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए, है ना। कमला देवी अरविंदन शामिल हुई सिंगापुर महिला हॉल ऑफ फेम में। भारतीय मूल की लेखिका और नाट्यकार है कमला देवी अरविंदन। शुभांशु शुक्ला उन्होंने उड़ान भरी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अभी हाल फिलहाल में। ठीक है। हिस्सा है ये एक्सियम 4 मिशन का। एक्सप्लोर का अन्य सहयोगी इनके अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री। ठीक है। एक्सियम 4 मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाके वापस आ चुके हैं। कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन का निधन हुआ 25 अप्रैल 2025 को बेंगलुरु में। इसरो के 5वें अध्यक्ष थे ये, है ना। इसरो के 5वें अध्यक्ष रहे हैं ये। भास्कर 1 और भास्कर 2 के परियोजना निर्देशक रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं। तीनों सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त किया इन्होंने, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ठीक है। कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन इसरो के 5वें अध्यक्ष, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे। ठीक है। निधि तिवारी नियुक्त हुई प्रधानमंत्री की निजी सचिव। ये पहले आईएफएस अधिकारी थी। ठीक है। दिनेश माहेश्वरी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। दिनेश माहेश्वरी क्या बने हैं? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। पूनम गुप्ता नियुक्त हुई आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर। भूषण रामकृष्ण बी आर गवई, है ना, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इन्होंने स्थान लिया किसका? संजीव खन्ना का। कितने नंबर भी याद रखना, ये 52वें नंबर पे कौन है? बी आर गवई, भूषण रामकृष्ण गवई। और 51 नंबर पे कौन है? संजीव खन्ना जी। देखिए भूषण रामकृष्ण गवई इनका नाम आता है, लेकिन छोड़िए, कंटेम्प्ट लग जाएगा वरना। सौरव गांगुली नियुक्त हुए आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष। सरली बोचुए राष्ट्रमंडल की 7वीं नई महासचिव नियुक्त हुई है। यह पद संभालने वाली अफ्रीका की पहली महिला है, सरली बोचुए। शिव सुब्रमण्यम रमण नए अध्यक्ष बने हैं पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के। स्टीव वो नियुक्त हुए ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार समिति केंद्र में। ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा ये पूरी क्रिकेटर है स्टीव वो। ठीक है। और देख लीजिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, वरना फिर तो ऐसे तो। पोप फ्रांसिस का निधन हो गया 21 अप्रैल को। पोप फ्रांसिस 3 दिवसीय राष्ट्रीय शोक घोषित हुआ है भारत सरकार द्वारा इनकी मृत्यु पर। पोप फ्रांसिस की मृत्यु पर। रोमन कैथोलिक चर्च का नेतृत्व करने वाले पहले लैटिन अमेरिकी पोप थे। ठीक है। लैटिन अमेरिकी पोप कौन थे? पोप फ्रांसिस। मनोज कुमार जी का निधन हुआ 4 अप्रैल को मुंबई में। प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक थे मनोज कुमार। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, अगर आपको गाना याद हो, तो मनोज कुमार जी उसी गाने में अभिनय कर रहे हैं। इनका जन्म हुआ था 1937 में एबाटाबाद पाकिस्तान में। इनका असली नाम है हरिकिशन गोस्वामी। पुरस्कार इनको मिला 1992 में पद्मश्री, 2015 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है। मनोज कुमार जी को मित्र विभूषण सम्मान श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है पीएम मोदी को। 22वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है ये। ठीक है। राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके के द्वारा। अगला है फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं सुदर्शन पटनायक जी। भारतीय रेत कलाकार है ये। रेत कला में उत्कृष्ट योगदान हेतु ये पटनायक पहले भारतीय जिनको फ्रेड डायरिंग एंड सैंड मास्टर पुरस्कार मिला है। सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लिस्बन पुर्तगाल के मेयर द्वारा। ठीक है। पुर्तगाल आइबेरियन पेनिसुला पे, येरा पुर्तगाल स्पेन के बगल में। सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित कौन हुआ है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। निखिल सिंघल सम्मानित हुए उत्तर प्रदेश अनमोल रतन पुरस्कार से। इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश अनमोल रतन पुरस्कार से कौन सम्मानित हुआ है? निखिल सिंघल। क्यों सम्मानित हुए? तो जनसंपर्क और रणनीति संचार में उल्लेखनीय योगदान हेतु। ठीक है। अभ्यास प्रचंड प्रहार। प्रचंड प्रहार आयोजित हुआ है अरुणाचल प्रदेश में सब भारतीय सशस्त्र बलों के मध्य से। ठीक है। जो सशस्त्र बल हैं उनके उनके मध्य क्या हुआ है? प्रचंड प्रहार। ठीक है। लोग प्रचंड प्रहार कर रहे हैं 25-27 मार्च को अरुणाचल प्रदेश में। माउंट एवरेस्ट एवं माउंट कंचनजंगा अभियान को हरी झंडी मिली है राजनाथ सिंह द्वारा नई दिल्ली में। भारतीय सेना प्लस एनसीसी के पर्वतारोहियों को नेतृत्व किया है माउंट एवरेस्ट का किसने? कर्नल मनोज जोशी ने। और कंचनजंगा किसने नेतृत्व किया? सरफराज सिंह ने। ठीक है। यहाँ पे भारतीय सेना और एनसीसी के पर्वतारोही यहाँ पर इन दोनों पर्वतों पर फतेह हासिल करने वाले हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ हुआ एमपी के सीएम द्वारा उज्जैन की पवित्र नदी शिप्रा के तट पर। ठीक है।
जल गंगा संवर्धन अभियान, ठीक है। इसका नाम जल गंगा संवर्धन अभियान, लेकिन किससे संबंधित है ये? पवित्र नदी शिप्रा से, उज्जैन की नदी क्या है? शिप्रा से, ठीक है। एक गंगा प्रोजेक्ट जो यूपी में लॉन्च किया गया, कौन सी नदी से रिलेटेड है वो? गोमती नदी से, ठीक है। इंद्र नौसैनिक अभ्यास 2025 आयोजित हुआ है चेन्नई में 28 मार्च से 2 अप्रैल तक भारत और रूस के मध्य। नौसैनिक, ठीक है, इंद्र नौसैनिक कहाँ पर? रूस और भारत के मध्य। शुरुआत हुई थी 2003 में। नौसैनिक, इंद्र नौसैनिक किससे रिलेटेड है? भारत और रसिया से, ठीक है। ई स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। उद्देश्य है भारत को डिजिटल खेल क्रांति में अग्रणी बनाना, ठीक है। भारत को डिजिटल खेल क्रांति में अग्रणी बनाना। पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ नई दिल्ली में, एनजीटी द्वारा उद्घाटन किया राष्ट्रपति द्वारा। टेक कृति 2025 आयोजित हुआ आईआईटी कानपुर में, उद्घाटन हुआ सीडीएस जनरल अनिल चौहान द्वारा, ठीक है। सीडीएस कौन है अभी? हमारा जनरल अनिल चौहान। एशिया का सबसे बड़ा अंतर महाविद्यालय तकनीकी और उद्यमिता महोत्सव टेक कृति 2025। 34 पुस्तकें देख लेते हैं। रिपल्स ऑफ चेंज, जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव रूरल वॉश प्रोग्राम इन इंडिया, जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग प्लस यूनिसेफ इंडिया की संयुक्त पहल है ये। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, अमरजीत सिंह दुल्लत की पिक्चर है, सॉरी पुस्तक है। आई एम सर्कुलर पुस्तक है, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी की आई एम सर्कुलर। महत्वपूर्ण दिवस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 144 में देखने को मिलता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया था। इसका थीम है हमारा महासागर, हमारा दायित्व, हमारा अवसर। हमारा 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 3 बार, ठीक है। हमारा महासागर, दायित्व और अवसर। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। थीम है स्वास्थ्य शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। इसका थीम है अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान, ठीक है। स्वास्थ्य दिवस का थीम है स्वास्थ्य शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य। शुरुआत स्वस्थ होगी तो भविष्य क्या होगा? आशापूर्ण हो जाएगा, ठीक है। 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया गया। थीम है अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया गया। थीम है आपदा और संघर्ष प्रतिरोधी विरासत। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस, वर्ल्ड लीवर डे मनाया गया। थीम है आहार ही औषधि है, ठीक है। वर्ल्ड लीवर डे की थीम क्या है? आहार ही औषधि है, आहार ही औषधि है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आहार ही औषधि के तहत एक पिज्जा ऑर्डर कर दिया गया है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। थीम है अवर पावर अवर प्लानेट। 22 मार्च को मैंने आपको पढ़ाया था क्या मनाया जाता है? जल दिवस। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? महिला खुशहाली और बताइए ग्लेशियर डे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट होता है 21 मार्च और 22 मार्च, और क्या फिर 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। उसके बाद 22 मई को हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी डे, ठीक है। 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। थीम है मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, पुनर्निर्वेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जीवन, ठीक है। 26 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। थीम है आईपीएन म्यूजिक, फील द बीट ऑफ आईपी, ओके। खेल घटनाक्रम हमारे पास आ गया है। खेल घटनाक्रम से भी एक सवाल देखने को मिलता है। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? झांसी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। 4 से 15 अप्रैल को चैंपियंस टीम इसमें कौन है? पंजाब जीती 5वीं बार, उपविजेता हुई एमपी, ठीक है। यूपी को इसमें तीसरा स्थान मिला है ब्रॉन्ज मेडल के साथ में। 2024 में कहाँ पर आयोजित हो रहा था? चेन्नई, तमिलनाडु में। चैंपियन टीम कौन थी इसमें? ओडिशा। 25वां लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 आयोजित हुआ मैड्रिड, स्पेन में। इसको छोड़ो। 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 आयोजित हुई सऊदी अरब में। भारत का प्रदर्शन, इसमें भारत ने 11 मेडल जीते हैं। 1 गोल्ड मिला है हिमांशु को भाला फेंक में, 5 रजत और 5 कांस्य, ठीक है। इसमें भारत सीट्स इसमें चीन है 26 पदक के साथ। दूसरा खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 आयोजित हुआ नई दिल्ली में 20 से 27 मार्च को, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर आयोजित हुआ है? बिहार में। और विंटर गेम्स कहाँ पर आयोजित हुआ है? लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, ठीक है, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स में शीर्ष रहा हरियाणा 104 पदक के साथ। शुभांकर इसके उज्ज्वला, घरेलू गोरैया से प्रेरित है ये। और टैगलाइन से हौसले की उड़ान, ठीक है। टैगलाइन क्या है? हौसले की उड़ान। आधिकारिक कहना है खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया, ठीक है। टॉप पे कौन है? हरियाणा है। तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, ठीक है, 64 मेडल के साथ। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 आयोजित हुआ है। पहला चरण ब्राजील में, दूसरा कहाँ पर हुआ? कजाकिस्तान में। फाइनल कहाँ पर? भारत में खेला गया, नवंबर 2025 में खेला जाएगा। दोनों चरणों के शीर्ष मुक्केबाज 22 में शामिल होंगे भारत में, नवंबर 2025 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का फाइनल कहाँ खेला जाएगा? भारत में, ठीक है। पहले चरण में भारत के 6 पदक हैं, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य। स्वर्ण किसने जीता? हितेश गुलिया ने, उज्बेकिस्तान के बाद दूसरा स्थान है, ठीक है, भारत का। 21वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 आयोजित हुआ है अम्मान, जॉर्डन में, ठीक है। भारत का प्रदर्शन, इसमें 10 पदक मिला है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण मनीषा भानवाला को, ठीक है, 62 किलोग्राम वर्ग में। आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप ब्यूनस आयर्स 2025 आयोजित हुआ है ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में। सीट से इसमें चाइना,
दूसरे नंबर पे भारत 8 पदक के साथ, तीसरे नंबर पे यूएसए, ठीक है। आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप लीमा 2025 आयोजित हुआ लीमा पेरू में, पेरू की राजधानी लीमा में। इसमें शीर्ष स्थान पर है चाइना, तीसरे स्थान पर है भारत, ठीक है। सौरभ चौधरी प्लस सुरुचि सिंह और सुरुचि सिंह। नोट, आईसीएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप ब्यूनस आयर्स और लीमा के विजेता दिसंबर 2025 में दोहा में आयोजित विश्व कप फाइनल के लिए पात्र हैं, ठीक है। उसके बाद संक्षिप्त की है, संक्षिप्त की बातें खत्म हो जाएगा। संक्षिप्त में देखिए, अमित शाह ने लीवर की बीमारियों से निपटने हेतु नई दिल्ली में एक पहल का अनावरण किया जिसका नाम है HELD, हील्ड पहल, ठीक है। भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहां पर हुआ है? मुंबई में। भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहां पर हुआ है? मुंबई में। पीएम मोदी 40 वर्षों बाद जेद्दा शहर अफ्रीका की यात्रा करने वाले पहले भारतीय नेता बन गए हैं। WEF की केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू यंग ग्लोबल लीडर 2025 रूप में नामांकित हुए, ठीक है। हील्ड पहल बहुत इंपॉर्टेंट है, हील्ड पहल आपको पता होना चाहिए। भारत में ट्रेन में एटीएम स्थापित करने वाला पहला बैंक कौन बन गया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। चीन ने विश्व का पहला थोरियम मोल्टेन साल्ट परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। मैग्नीशियम हाइड्राइड के सहयोग से विकसित गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण कौन कर रहा है? चीन। दुनिया की पहली ह्यूमनाइड रोबोट ऑफ हाफ मैराथन आयोजित कहां पर हुई? बीजिंग, चाइना में। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की है भूटान ने। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश बन गया बांग्लादेश। एक दुर्लभ सुनहरा बाघ गोल्डन टेबी टाइगर कहाँ देखा गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। गूगल ने 7वीं पीढ़ी की एआई चिप्स आयरनवुड का अनावरण किया है। नासा के हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप द्वारा 9 छल्लों वाली आकाशगंगा की खोज की है जिसका नाम क्या है? बुलसाई, ठीक है। बुलसाई क्या है? तो एक प्रकार की 9 छल्ले वाली आकाशगंगा है, ठीक है। नाम इसका बड़ा अजीब है, बुलसाई, बहुत कंफ्यूजिंग करने वाला, तो याद रखिएगा। मेघालय के 2 पारंपरिक वस्त्र को जीआई टैग मिला है, इंडिया सिल्क और खांसी हैंडलूम, ठीक है। खुबानी फूल महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? लद्दाख में। लंदन के सीन्स इन द स्क्वायर मूवी ट्रेलर में शामिल होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन बन गई? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? यूएसए, चाइना और यूएई। 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला गौरव किसको प्राप्त हुआ? जसपे को, ठीक है। जसपे बेंगलुरु कंपनी है। हुरून अरबपतियों की सूची 2025 में भारत का स्थान तीसरा है, अमेरिका चीन के बाद। सर्बिया के पीएम ड्यूरो मैकुट बने हैं, सर्बिया के पीएम। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन बन गया? अरुण पल्ली। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 किसको मिला? कुमार मंगलम बिड़ला को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 मिला है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 किसको मिला? समर अबू एलोफ को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है बानो मुश्ताक, कर्नाटक की लेखिका है ये। इनकी पुस्तक है हार्टलैम जो बीपीएससी में सवाल आए थे, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। लघु कहानी संग्रह हार्टलैम बानो मुश्ताक की। आक्रमण सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है भारतीय वायुसेना द्वारा, शामिल हुआ इसमें राफेल और सुकोई M30 MKI, ठीक है। आक्रमण सैन्य अभ्यास किसके? भारतीय वायुसेना द्वारा चला गया है। फिलीपींस और यूएसए के मध्य बालिकातान 2025 सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है लुजोन द्वीप फिलीपींस में, ठीक है। भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य दस्तलिक सैन्य अभ्यास पुणे महाराष्ट्र में। टाइगर ट्रम्प भारत और यूएसए के मध्य, ठीक है। टाइगर ट्रम्प किसके बीच हुआ है? भारत और यूएसए के बीच। तो इसी के साथ हमारा अप्रैल का करंट अफेयर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अगर आपको कुछ सुधार चाहिए तो आपको कमेंट करके बताइए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।